नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रदीप डबास। जैसा मैंने कहा था, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर हम बात करेंगे राजनीति के समीकरणों की, आपसे जुड़े मुद्दों की, आपके सरोकारों की और नेताओं की क्या गणित, क्या गुणा भाग चल रहा है इस समय राजनीति में, क्योंकि आज बात करनी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 शुरू हो चुका है और ये साल अत्यंत महत्वपूर्ण देश के हिसाब से और हरियाणा के हिसाब से हम कह सकते हैं। इस साल में तमाम उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। इस साल में यह पता लगेगा कि हरियाणा में अब की बार कौन सत्ता में आने जा रहा है, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ तो भी हरियाणा का मुस्तकबिल लिखा जाना है, और अगर अपने समय पर यानी अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो भी हरियाणा की राजनीति के हिसाब से 2024 का यह साल बेहद महत्वपूर्ण है। और देश के हिसाब से भी महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े। तमाम पार्टियों की ओर से ताकत झोंक दी गई है। दोस्तों, क्या समीकरण बैठते हैं ये तो आप ही तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार हरियाणा के लिहाज से हम कहें तो कम से कम 4 से 5 नेता ऐसे हैं जिनका भाग्य दांव पे लगा है, पार्टियां ऐसी हैं जिनका भाग्य दांव पे लगा है, साख दांव पे लगी है, और कुछ नेता और कुछ पार्टी तो ऐसी है जिनकी नाक भी दांव पे लगी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं नाक दांव पे लगी है। अब उनकी नाक बचती है नहीं बचती है ये तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे हैं जिनको टटोलना, जिनको समझना, जिनको जानना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में फिर से 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने की पूरी ताकत लगाने की जुगाड़ में है। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पिछले दिनों बदल दिए गए, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता अपने फिर से काम में लगे हुए हैं। उधर कांग्रेस की ओर से भी अलग अलग धड़ों की ओर से रैलियां की जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा अलग रैली कर रहे हैं, SRK जिसे कहते हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस साफ बता रही है कि अभी मजबूती उस तरीके से नहीं आई है और सबक नहीं लिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बावजूद भी। कब लेंगे सबक, ये बात की बात है। क्या ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा 2024 में। कांग्रेस के लिए तमाम समीकरण साधने की जरूरत है, कांग्रेस के नेताओं के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि यह चुनाव, यह साल इस बार बेहद महत्वपूर्ण है कई नेताओं के लिए, कई पार्टियों के लिए। नेताओं की हम बात करें, पार्टियों की हम बात करें तो नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण यह साल रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, एक धड़े के नेता कह सकते हैं कांग्रेस के। उन्होंने अपने पिछले दिनों हुए एक जनसभा में साफ कहा कि इस बार उनकी ये आखिरी पारी है और इस पारी में वो जमकर खेलना चाहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने संकेत दे दिया है कि 2024 के बाद 2029 के चुनाव में शायद वो शामिल ना हो। राजनीति किस तरह से करेंगे ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने इस बार अपना आखिरी चुनाव घोषित किया। तो क्या 2024 उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा? क्या वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं की हम बात करें, कुमारी सैलजा आलाकमान के बेहद नजदीकी मानी जाती है। प्रदेश के एक धड़े में भी उनका बड़ा वजूद है, लेकिन क्या वो पूरे प्रदेश में उतनी ही साख जमा पाएंगी जितनी साख उनकी पार्टी आलाकमान के बीच में सोनिया गांधी के साथ नजदीकियां है? क्या कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में उस तरह की नजदीकियां बढ़ा पाएंगी? यह देखने वाली बात होगी। एक और राजनीतिक घराने की हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस के ही किरण चौधरी। बंसीलाल परिवार से आती है। बंसीलाल को
प्रदेश का सबसे विकसित राज्य बनाने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल किया जाता है। उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन वो विरासत ऐसा लगता है कि कहीं भिवानी या तोशाम के आसपास सिमट के ना रह जाए। किरण चौधरी को भी अपनी साख बचाने का इस बार एक मौका मिलने जा रहा है 2024 में। किस तरह से रहेगा ये देखने वाली बात होगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी पार्टी आलाकमान के बेहद नजदीक है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होना, महासचिव होना, किसी राज्य का प्रभारी होना, एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। लेकिन हरियाणा में उनका किस तरह से दबदबा रहेगा 2024 में, ये आप लोग तय करेंगे, ये उनके साथ लगे समर्थक तय करेंगे, ये उनकी रणनीति तय करेगी। इसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर लें, साख दांव पे है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं। एक विधायक है पार्टी के पास फिलहाल। 2019 में जब पार्टी टूटी थी और अलग अलग इलेक्शन लड़े गए थे, वो राजनीति के हिसाब से बेहद रोचक दौर था। इस बार क्या होने जा रहा है? क्या 1 से 2, 2 से 4 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, यह महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की तैयारियों में भी जुटी हुई है और पार्टियां भी जुटी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परफॉर्मेंस दोहरानी है लोकसभा चुनाव वाली, 10 की 10 सीटें लेके आनी है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो वो आंकड़े भी जानना बेहद जरूरी है। 2019 में 10 लोकसभा सीटों में से 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अगर वोट शेयर की बात करें, बेहद महत्वपूर्ण यह आंकड़ा है, वोट शेयर 58.2% वोट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आया था। और कांग्रेस की बात करें तो 28.5% वोट कांग्रेस को मिले थे। कड़ा मुकाबला कहीं भी नहीं था, सिर्फ 2 सीटें हम कह सकते हैं जहां पर बेहद कड़ा मुकाबला रहा है। एक रोहतक की सीट पे मुकाबला था, जहां पे हार जीत का मार्जिन सिर्फ 0.6% के वोट से हुआ था। मतलब 7,503 वोट से दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव हारे थे अरविंद शर्मा से। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, पहली बार रोहतक से लड़ रहे थे, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को मात दी थी। लेकिन यही एक ऐसी सीट थी जहां पे कड़ा मुकाबला देखा गया था 10 में से। बाकी 9 सीटों पे हार का मार्जिन इतना ज्यादा था, 3-3 लाख 6-6 लाख तक हार का मार्जिन पहुंचा था। सोनीपत, जहां से दीपेंद्र हुड्डा के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, वहां से भी वो 1,64,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से रमेश कौशिक से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी जीत की हम बात करें तो करनाल में 50.4% वोट लेकर संजय भाटिया चुनाव जीते थे और उन्होंने 6,56,142 वोटों से यह जीत दर्ज की। निश्चित तौर पे बड़ी जीत थी। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्र में राज्य मंत्री भी है फिलहाल, उन्होंने 6,38,239 वोट यानी 48.1% वोट लेके जीत दर्ज की थी। यह भी बड़ा मार्जिन था। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी और कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से यह मार्जिन कम किया जाए। कम से कम 4 से 5 सीटें, जिनमें मैं आपको फिर से बताऊं, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सिरसा, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। अगर कांग्रेस की ओर से टिकटों का बंटवारा ठीक ठाक किया जाए, अगर कांग्रेस की ओर से सभी धड़ों की ओर से जोर लगाया जाए, तो लोकसभा का आने वाला चुनाव 2024 में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन सीटों में मैंने हिसार का जिक्र नहीं किया है, आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि हिसार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहद रोचक होने जा रहा है। गठबंधन में मौजूद जननायक जनता पार्टी के भीतर
यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग मौजूद नेता सब चाहते हैं, जो उस बेल्ट के लोग हैं वो चाहते हैं, जिनका दबदबा रहा है हिसार क्षेत्र पर, वो चाहते हैं कि हिसार से चुनाव हो। तो अभी तो पार्टी के लिए टिकटें फाइनल करना हिसार में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद मुकाबला कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पे लेकिन कांग्रेस को यहाँ उम्मीदवार ढूंढने में भी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये हिसार सीट का समीकरण, तमाम समीकरणों पे हम बात करते रहेंगे। चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ आप बने रहिए, लगातार आपसे मिलते रहेंगे और चुनावी रणनीति, राजनीति, तमाम चीजों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।